In the last video, we have studied about the postulates of Planck's radiation law. Now in this video, we will drive Planck's radiation law. This question is important from paper point of view. So let's start with the derivation. So first assumption is कि let's suppose number of oscillators available to us are N0, N1, N2 to how many times? N times. And the energy associated with these oscillators are for N0 energy is equal to 0, for N1 energy is equal to h nu, for N2 energy is equal to 2h nu, and for n times of oscillators energy is equal to n times of h nu. So total number of oscillators present is equal to n is equal to N0 plus N1 plus N2. How many times? N times. According to Maxwell's Boltzmann law, number of oscillators having energy En is given by expression. मैक्सवेल ने एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है आपको टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ n टाइम्स ऑफ ऑसिलेटर्स. एन इज इक्वल टू एन नॉट ई दी पावर माइनस ई एन अपॉन के टी. अगर एन नॉट की वैल्यू निकालनी है तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. दिस होल एक्सप्रेशन विल बिकम 0. सो आपके पास जो वैल्यू बची है दैट इज 0. फॉर N1 यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 1, फॉर N2 n की वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड सो ऑन. So from this expression we will calculate the value of N0, N1, N2 and we will put these values in this equation. Now putting the value in this equation, what we get is n is equal to N0 plus N0 e the power minus h nu upon kt plus N0 e the power minus 2h nu upon kt plus N0 e the power minus 3h nu upon kt to how many times? To n times. अब N0 इस इक्वेशन में से कॉमन निकाल लिया. सो व्हाट वी गेट इज 1 प्लस ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी प्लस ई दी पावर माइनस 2h न्यू अपॉन के टी प्लस ई दी पावर माइनस 3h न्यू अपॉन के टी एंड सो एंड इट विल कंटिन्यू टू n टाइम्स, राइट? ओके, सो हेयर फोकस ऑन दिस इक्वेशन. लेट्स सपोज माइनस एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू एक्स. सो दिस पार्ट को अगर हम x मान लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया 1 प्लस ई दी पावर माइनस एक्स. यहाँ पे क्या बन गया प्लस ई दी पावर माइनस 2 एज सच रहेगा और ये इक्वेशन फिर क्या बन गई x प्लस ई दी पावर माइनस 3 एच न्यू के टी को क्या लिख लेंगे माइनस 3x एंड सो ऑन. सो दिस इक्वेशन जो है 1 प्लस ई दी पावर माइनस एक्स माइनस 2x इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई दी पावर माइनस एक्स. सो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेंगे. सो व्हाट वी गेट इज n इज इक्वल टू एन नॉट और यहाँ पे है ई दी पावर माइनस एक्स. सो 1 माइनस ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स. टोटल एनर्जी ऑफ कॉस इज इक्वल टू इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स लो और उनके साथ मल्टीप्लाई करनी है एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल N1 है आपके पास, ठीक है, 2N2 है, 2N3 है एंड सो ऑन. इसके साथ E की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई करेंगे. E की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है h न्यू और N1 की वैल्यू जो आपने पीछे फाइंड आउट की है वो लेनी है N0 e दी पावर माइनस e अपॉन के टी प्लस 2 N0 e दी पावर माइनस 2e अपॉन के टी एंड सो ऑन. अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा N0, क्योंकि सबके पास N0 है तो N0 बाहर निकाल लो. इक्वेशन आपकी ये बन गई. उसके बाद E की पावर माइनस e अपॉन के टी, दिस इज ऑल्सो कॉमन इन ऑल. सो इसको भी बाहर निकाल लो. फर्स्ट की तो सारा कुछ बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया 1. यहाँ पे प्लस 2. अब e की पावर माइनस 2e नहीं है, अब यहाँ पे क्या रह गया माइनस e अपॉन के टी प्लस 3 की पावर e दी पावर माइनस 3 की जगह क्या रह गया 2, क्योंकि एक हमने बाहर कॉमन निकाल लिया. सो ये इक्वेशन बन गया आपको, ठीक है. नाउ लेट्स सपोज e रेज टू पावर माइनस e अपॉन के टी इट इज इक्वल टू x. तो ये इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है आपको. सो क्या आ गया 1 प्लस 2x प्लस 3x दी पावर 2 एंड सो ऑन. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स दी पावर माइनस 2. अब इस होल इक्वेशन को आपको ये वाली इक्वेशन जो है इसको इस फॉर्मेट में लिखना है. तो आपके पास क्या आ गया E की वैल्यू कैसी आई आपके पास N0 h न्यू e दी पावर माइनस e अपॉन के टी. अब यहाँ पे लिखना है 1 माइनस एक्स. एक्स क्या एक्स सपोज किया हमने e रेज टू पावर माइनस e अपॉन के टी. पावर कितनी है -2 तो यहाँ पे भी क्या लगा लिया -2. -2 नीचे आके क्या हो जाएगा आपका बेटा +2, ठीक है. सो ये आपके पास आ गई एनर्जी की वैल्यू. अगर आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय n.
सो जब आप E को डिवाइड करोगे n की वैल्यू आपने पीछे अभी निकाली हुई है, E की वैल्यू आपने प्रेजेंट निकाली है, जब E को n के साथ डिवाइड करोगे आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। सो E इज इक्वल टू एच न्यू, जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आ गया एच न्यू ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। अब ये जो ऊपर न्यूमिनेटर है इसको नीचे ले आओ और इसके डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में लिखो। सो व्हाट यू विल गेट इज एच न्यू ऊपर ही रह गया, ये चीज बेटा नीचे लेके आओ। सो 1 अपॉन क्या आ गया ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब ये जो माइनस है ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, ऊपर जाके क्या हो गया पॉजिटिव, तो आपके पास एवरेज एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया एच न्यू ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। सो दिस इज योर एवरेज एनर्जी। नाउ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट, हमने एक फ्रीक्वेंसी रेंज सेलेक्ट कर लिया दैट इज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। सो उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यू। तो अब इस एनर्जी को अगर आप विद रिस्पेक्टेड डी न्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू गेट इज एनर्जी जो आपने निकाली है वो वाली सेम लिखोगे जो अभी आपने एवरेज एनर्जी निकाली है। सो 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू एच न्यू ई दी पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी न्यू। न्यू किसके इक्वल होता है बेटा सी लैम्डा स्क्वायर, डी न्यू किसके इक्वल होगा, इसका आपने क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। सो माइनस सी लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सो व्हाट यू गेट इज ई लैम्डा डी लैम्डा किसके इक्वल आ गया 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो न्यू की, सी क्यूब लैम्डा क्यूब 1 अपॉन ई एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 सी लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। सो जब आप इसको रीअरेंज करोगे जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कट आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा 5 इंटू ई दी पावर एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के टी माइनस 1। दिस इज योर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फर्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Ejection of electrons from the surface of metal when light radiation of suitable frequency strikes on the surface of the metal। आपके पास कोई भी मेटालिक सरफेस है, आप उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाओगे, उस लाइट इंसिडेंट जो इंसिडेंट लाइट है उससे एनर्जी लेकर जो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इजेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, कब, when light radiation of suitable frequency strikes on the surface of the metal. This effect is known as photoelectric effect. First point. Second point है photoelectrons are emitted only when light of certain minimum frequency called as threshold frequency is incident on the metal surface. अब हर एक लाइट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज नहीं करती। तो जो भी लाइट रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हो मेक श्योर कि उसके पास एक मिनिमम वैल्यू हो फ्रीक्वेंसी की, दैट वैल्यू इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी लाइट रेडिएशन के पास वो मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है तभी वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने में हेल्पफुल होगी, अदरवाइज आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं अकर करेगा। थर्ड पॉइंट है कि जितनी आपको एनर्जी चाहिए फोटोन से, लेट्स सपोज आपका जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या उसकी एनर्जी है वो ज्यादा है, तो थ्रेशोल्ड पार्ट जितनी एनर्जी जो है वो यूज अप हो जाएगी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी बच गई दैट विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो काइनेटिक एनर्जी किसी भी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है अगर आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बिकॉज अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लाइट की ज्यादा है तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी तो इजेक्शन के लिए यूज हो जाएगी, बाकी जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी लाइट की बच गई है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइट की इंटेंसिटी ब्राइट है या डल है, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है लाइट की फ्रीक्वेंसी से, नॉट इंटेंसिटी।
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स, और एक फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू. जब ये सारे फोटोन्स स्ट्राइक करते हैं मेटल सरफेस पे तो वो अपनी एनर्जी किसको पास ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को. एक फोटोन कितनी एनर्जी पास कर देगा, E इज इक्वल टू एच न्यू. अब E इज इक्वल टू एच न्यू, जितनी एनर्जी तो गिर गई है मेटल सरफेस के ऊपर, इंसिडेंट हो गई है, राइट. उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ने थ्रेशोल्ड जितनी वैल्यू दैट इज एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी वैल्यू उस टोटल एनर्जी में से यूज कर ली है फॉर इजेक्शन. बाकी जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी बच गई है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में इस चीज को एक्सप्लेन करना हो तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, एच न्यू, उसमें से कितनी यूज होगी है फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एच न्यू नॉट, और बाकी जो एनर्जी रिमेनिंग है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर. टोटल इंसिडेंट एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर मान लो कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कम है और थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है तो आपके इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मेटल सरफेस से नहीं होंगे. सो मेक श्योर कि जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए. और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है. यस, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट लाइन मिलता है. और ये जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज एच न्यू. कभी भी जीरो से इस ग्राफ को स्टार्ट नहीं करना हमें. वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इसलिए जीरो से नहीं किया. यहां से स्टार्ट करते तो मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो एक मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी की, इसलिए एच न्यू नॉट यहां से स्टार्ट किया है. देन योर स्ट्रेट लाइन है ये आपके कर्व जो ऑब्टेन हुआ है, इट विल गो स्ट्रेट और स्लोप जो है इसकी इक्वल होगी टू एच. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोहर्स थ्योरी. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक in earlier classes, so just have a look on the postulates of Bohr's theory. So first postulate of Bohr's theory is कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन अ सर्कुलर पाथ एंड वी कॉल दो सर्कुलर पाथ एज ऑर्बिट्स, and these orbits have a fixed value of energy, so we call these orbits as energy levels. Second point, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा वो उस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी लूज करेगा ना ही एनर्जी गेन करेगा. सो हम उस स्टेट को क्या कहेंगे, स्टेशनरी स्टेट. ऑल्सो जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस टाइम पे एनर्जी तो क्वांटाइज्ड होगी उसकी, एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. सो क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr. मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr is equal to integral multiple of h upon 2 pi. नेक्स्ट पोस्टुलेट आता है हमारे पास कि व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन इट विल ऑब्जॉर्व डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड जम्प टू हायर एनर्जी लेवल. इस लाइन का मतलब ये है कि जब तक तो आपका इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना वो एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा. बट अगर एक्सटर्नल सोर्स से हीट करके या लाइट की फॉर्म में आप एनर्जी अवेलेबल करवाओगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ग्राउंड लेवल से कौन से लेवल पे जंप कर लेगा, हायर लेवल पे. हायर एनर्जी लेवल पे चला तो जाएगा बट एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल. तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर लेवल पर गया है उतनी ही एनर्जी री इमिट करेगा हायर टू लोअर लेवल आने के लिए. और जो एनर्जी वो इमिट करता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा ई मतलब दोनों एनर्जी लेवल्स में कितना एनर्जी डिफरेंस है. डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू एच न्यू. तो यहां से आप न्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. दोनों एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस है वो आपको पता है, डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो. नेक्स्ट पोस्टुलेट है आपके पास कि बोहर वॉज ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन द अटोमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. उसने हाइड्रोजन, बिकॉज उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की तो उसने कभी बात नहीं की, बट क्योंकि इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसकी स्टडी इजी है तो उसने एक्सप्लेन किया है अटोमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. सबसे पहले तो उसने सैंपल लिया है हाइड्रोजन गैस का.
सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा। हर एक इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में प्रेजेंट है, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और डिफरेंट लेवल पे जाके एक्साइट करेगा। अब जब एक्साइटेड स्टेट आपको पता है कि अनस्टेबल स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट से वो वापस कहाँ आएगा, लोअर लेवल। एक बार तो जो हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल तक पहुंच जाते हैं। हायर लेवल तो ऑब्वियस है, एक्साइटेड स्टेट है, दैट इज अनस्टेबल, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चले तो गए बट वापिस उनको आना है, ठीक है। अब यही जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आपका हायर लेवल से सबसे फर्स्ट लेवल में आ जाए, सी है सबसे हायर लेवल है 7th, लेट्स सपोज जो लेवल है हायर जो है दैट इज 7th, सबसे हायर लेवल से वो कौन से लेवल पे आ गए, फर्स्ट पे, और जब 7th से भी फर्स्ट पे आ गया, 6th लेवल से भी फर्स्ट पे आया है, 5th से भी, 4th से भी, 3rd से भी एंड 2 से भी, राइट। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइंस आई हैं आपके पास, वी कॉल देम एज लेमन सीरीज। इसी तरह हायर लेवल से वो कौन से लेवल पे आए, सेकंड लेवल पे, नॉट फर्स्ट। अगर फर्स्ट पे आता है तो वो बिलोंग्स टू विच सीरीज, लाइमन सीरीज। और अगर हायर लेवल से, हायर मतलब 7 से, 6 से, 5, ऑल आर पॉसिबल। यहाँ पे मैंने लाइंस बनाई नहीं है कि बहुत ज्यादा मैसी हो जाता, राइट। तो हायर लेवल्स जितने भी हैं, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, अगर 2 पर आके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वापस 2 सेकंड लेवल पे आ जाए, इट बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज। अगर हायर लेवल से सारी हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से लेवल पे आ जाए, 3rd लेवल पे आ जाए तो पैस्टन है। अगर 4th लेवल पर सारे इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाए, ब्रैकेट। एंड अगर 5th लेवल पे आ जाए तो इट इज पिफन। सो ये सारी जो लाइंस हैं वो अराइज हो रही हैं क्योंकि ट्रांजिशन अकर कर रही है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल्स। तो अगर सबसे फर्स्ट लेवल पे आती है तो कौन सी सीरीज हुई, लाइमन सीरीज, राइट। अगर सेकंड पे आती है तो इट इज योर बाल्मर, 3rd पे आती है तो पैस्टन, 4th पे आती है तो ब्रैकेट एंड 5th पे आती है तो फंड सीरीज हो जाती है। सो बोहर वॉज ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट पॉस्टुलेट ये है कि बोहर ने हमें एक्सप्रेशन दिया है कि हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की विच इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट, वेदर इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट या 3rd ऑर्बिट। फॉर्मूला है En, n is the number of orbit, En is equal to minus 2 pi square m e raised to power 4 z square upon n square h square। z square यहाँ पे जो z है that is beta atomic number, E is the charge present on electron, m is the mass, n is the number of orbit and h is your Planck's constant। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। लास्ट आपके पास आता है शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स मॉडल। फर्स्ट शॉर्टकमिंग क्या है कि ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। हाइड्रोजन एटम का तो उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, डील करना इजी है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की उसने कोई बात नहीं की है। ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, कि किस तरह स्पेक्ट्रा इन्फ्लुएंस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से, या किस तरह स्पेक्ट्रा इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से, इसका भी उसने कोई आंसर नहीं दिया है। इट कुड गिव नो आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोहर्स मॉडल। अदरवाइज उसने बहुत सारी ऐसी चीजें हमें एक्सप्लेन की हैं, बहुत सारी ऐसी नॉलेज दी है सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो दिस इज ऑल फॉर today's lecture. So next we will continue with heat capacity of solids.